हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है मेरे व्हाट शुड योर स्ट्रेटजी फॉर द डीयू एग्जाम आफ्टर बीएचयू एग्जाम। तो बीएचयू का एग्जाम हम सबको पता है 28 को था, केमिस्ट्री का, एमएससी केमिस्ट्री। और अब अगला जो एग्जाम है आप लोगों का वो 10 सितंबर को है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर हमारा बीएचयू का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। तो वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी प्रेशर में हैं और उनको लग रहा है कि यार जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं वो भी अच्छे नहीं जाएंगे। मतलब वो एक होता है फियर ऑफ एग्ज़ाम, तो उनको वो उनके दिमाग में बैठ गया है कि यार जब ये पेपर अच्छा नहीं हुआ तो अगला वाला भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये मेरा जो वीडियो है ये टोटली आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है कि आपको जितना पता है उससे कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। आगे आने वाले पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी स्ट्रेटजी को एग्जाम में फॉलो करो ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट जो है मिले आने वाले एग्जाम में। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि देखिए आपका एटीट्यूड कैसा है वो आपकी बहुत सारी चीजों को डिसाइड करता है, आपके माइंडसेट को डिसाइड करता है और आपके जो काम करने का तरीका है उसको भी वो डिफाइन करता है। मतलब वो उसको शेप दे देता है कि हाँ आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे। तो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। तो किसी ने कहा है कि मतलब इंग्लिश में ये कहावत यहाँ पे है कि ऑल द बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट एगल अवॉइड रेन बाय फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स। ये इसका मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जब बारिश होती है तो सारे पक्षी कहीं ना कहीं वो अपने घोंसलों की तलाश में निकल जाते हैं, वहां जाके छिपने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बाज होता है वो क्या करता है? प्रॉब्लम तो है, बारिश हो रही है लेकिन वो बादलों के ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, वो बादलों के ऊपर उड़ जाता है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो ये क्या है? ये एटीट्यूड है, आपका नजरिया है कि आप प्रॉब्लम को कैसे ले रहे हो। प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक द डिफरेंस। राइट। प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, किसी के लाइफ में ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका नजरिया क्या है, उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें क्या पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इसका जरूर ध्यान रखिए। तो एटीट्यूड मैटर करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका जो बीएचयू का एग्जाम जो है अच्छा नहीं हुआ है तो आपका जो अगला एग्जाम है डीयू का या फिर अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वो भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए विराट कोहली कभी कभी क्या होता है कि जीरो पे आउट हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अगले वाले मैच में या उसके अगले वाले मैच में वो आकर के क्या करता है, 100 मार देता है। उसके बाद सब कुछ खत्म। मतलब जो भी उसकी आलोचना करते हैं या जो उसको डिप्रेस करते हैं, जो भी निगेटिविटी उसके आसपास रहती है वो सारी शांत हो जाती हैं। तो बस यही चीज है, आप लोगों को भी किसी एक मौके की तलाश करना है जिसमें आपका जो एफर्ट है वो 100% आ जाए। बस उसके बाद आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब भी आप कुछ अच्छा करते हो, जब आप अपना बेस्ट करते हो तो आपकी जो फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली जो है पॉजिटिव वे में निकलती है या कंस्ट्रक्टिव वे में निकलती है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपके साथ हुआ बीएचयू वाले एग्जाम में, वो उससे सीख लेना है, ना कि उस पे फोकस करना है कि यार मैंने वहां तो मिस्टेक कर दी, अब आगे भी वही मिस्टेक होगा। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो आगे वाले आने वाले वीडियो आपके एग्जाम हैं उनको आप और अच्छे तरीके से देने की कोशिश करो। तो क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं पॉइंट वाइज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि क्या आप लोगों ने फेस किया होगा, जैसे बीएचयू का एग्जाम है तो यहाँ पर आपको क्या मिस्टेक्स हुए होंगे, उनको क्यों अवॉइड करना है, कैसे अवॉइड करना है।
अब बहुत सारे बच्चे जो है बीएचयू एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेपर दो टाइप से बन सकता है, एक होता है कि कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएं और दूसरा होता है कि फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएं। तो ज्यादातर बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ज्यादातर चीजें जो है फैक्ट बेसिस थी, मतलब फैक्ट पे ज्यादा क्वेश्चन थे। तो जिसकी वजह से बच्चों को लग रहा था कि यार इतनी सारी चीजें तो हमने याद नहीं की हैं, तो उनको लग रहा था कि यार ये सब चीजें तो याद ही नहीं है, तो कैसे होगा। तो इसका रीजन क्या हुआ कि इसकी वजह से बच्चों को लगा कि यार उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप देखो कि कोई भी एग्जाम है वहां पर, जैसे मैंने भी पेपर देखा, एनालाइज किया, तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन भी थे। ऐसा नहीं था कि टोटली जो है फैक्ट बेसिस ही था। बस एनालिटिकल के क्वेश्चन को अगर छोड़ दोगे आप, तो बाकी सब चीजें जो है ओवरऑल सही थी। कुछ चीजें इजी थी, कुछ हार्ड थी। तो कभी भी आपको पेपर देख करके घबराना नहीं है, आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना होगा कि भाई हाँ पेपर अच्छा होगा। ठीक है, तो ये अभी आगे बताऊंगा मैं कैसे आप पेशेंस रख सकते हैं। तो देखिए, एक तो ये है कॉमन मिस्टेक जो हुआ बच्चों के साथ कि पेपर देख करके उनको लगा यार पेपर तो टफ है, लेकिन पेपर अगर टफ है तो वो सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो वो जितने स्टूडेंट्स दे रहे हैं सबके लिए है, मतलब किसी एक के लिए नहीं है। हम्म, तो ये चीज आप ध्यान रखो कि अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए हुआ। तो अब देखिए, आपको अपना जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उस पे आपको 100% भरोसा होना चाहिए कि जो मेरा प्रिपरेशन है वो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सफिशियंट है। ठीक है, खुद में भरोसा रखिए, क्योंकि आपने इतने टाइम तक जो है प्रिपरेशन किया है, तो आप कैसे गलत हो सकते हो। मतलब अपने आप पे तो भरोसा रखना होगा ना, नहीं रखोगे तो कोई नहीं रखेगा। ठीक है, खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये। अब देखिए, यहाँ पर एक मिस्टेक तो ये हुआ कि पेपर का उनको थोड़ा सा वो हुआ। दूसरी चीज, जो आपकी इन्वायरमेंट है आसपास की, वो भी इफेक्ट करती है। तो इस समय जो करंट सिनेरियो है यहाँ पे क्या है, कोरोना। कोरोना ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। ठीक है, तो इसमें सब लोग परेशान हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप कई कई बच्चे क्या हुआ, इसके प्रेशर में भी सोच रहे थे यार एग्जाम होगा नहीं होगा। हाँ, वो सोच रहे थे लास्ट टाइम भी टल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो भी आपको मेजर सेफ्टी लेने हैं ना, वो जरूर लीजिए। जो भी आपको सेफ्टी लेने हैं वो सेफ्टी लीजिए, और उसके बाद आप एग्जाम देने जाइए। मतलब सैनिटाइजर, मास्क आप लेकर के जाइए अपना, और एग्जाम दीजिए वहां पर। तो देखिए, दो चीजें हैं। एक तो है कि आपको ये कोरोना से सेफ्टी लेना है, दूसरा एग्जाम जिस दिन है, एग्जाम आपका जिस दिन है उसके एक दिन पहले आपको, मतलब रात, बहुत देर रात तक नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब मेरा ये मानना है, अगर आपको अगले दिन मॉर्निंग में अगर 9:30 या 10:30 से एग्जाम है, तो आई थिंक कि आपको जो है एक दिन पहले आपको 10 बजे या फिर 8 बजे तक ही पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद अपने माइंड को आप थोड़ा रिलैक्स दीजिए, वो कूल रहना चाहिए। देखिए, डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि जब आप कोई एग्जाम एग्जाम हॉल में आप बैठ के देते हो, तो वो उस वहां पे जो मेंटल प्रेशर होता है ना, वो टोटली डिफरेंट होता है। मेंटल प्रेशर वहां पर बहुत ज्यादा होता है। वही एग्जाम जब आप अपने घर पे देते हो, तो वो आपको इजी लगता है। क्यों इजी लगता है? क्योंकि वहां पर आप फियर नहीं करते हो, वहां पे आपके अंदर कोई डर नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन जब वही एग्जाम हॉल में देते हो तो आप बहुत डरे हुए रहते हो। तो आपको दो चीजें अवॉइड करनी है। क्या क्या? देखिए, आपको सबसे पहले अपना, पहले तो देखिए एग्जाम के एक दिन पहले आपको अपना मेंटल हेल्थ प्लस आपको अपना फिजिकल हेल्थ, दोनों को अच्छा रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और नहीं लेगा। तो आपको मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना है कि एक दिन पहले से ही, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना है। रात 10 बजे या 8 बजे तक आप पढ़ाई बंद कर दो, उसके बाद अपने आप को फ्री रखो, सोने दो। ठीक है, आराम से रिलैक्स होकर सुबह उठो। उसके बाद देखो, आप फिजिकली भी फिट रहोगे। अगर आप सोओगे नहीं, आपका नींद अगर 7 से 8 घंटे का नहीं हुआ, तो आप जो है क्या होगा, आप मेंटली रूप से ही थके हुए हो, ऑलरेडी थके हुए हो, तो वहां पे कहां से क्वेश्चन में दिमाग लगेगा। ठीक है, तो आपको दो चीजों का जरूर ध्यान रखना है, एक मेंटल, दूसरा फिजिकल, और दोनों तरीके से आपको फिट होके जाना है एग्जाम में। ठीक है, अगर आप फिट रहोगे तभी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, आप अपना 100% दे पाओगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये आप जरूर रखिएगा ध्यान। तो ये
आपको मतलब इसेंशियल पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट देखिए कि सबसे पहले अपने आप में भरोसा रखिए कि हाँ, जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने प्रिपरेशन किया है, वो मेरा 100% तैयार है और अब मुझे कोई भी एग्जाम क्लियर करने से रोक नहीं सकता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं कैसे आपको मतलब बताऊंगा कि देखिए क्या होता है कि कोई भी एग्जाम है, अगर उसमें आपके पास सपोज मैं बीएचयू का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन थे, राइट। 120 क्वेश्चन में से अगर आप 60 क्वेश्चन अगर डायरेक्टली सही करते हो, ठीक है, 60 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपके मार्क्स होते हैं कितना, 180। ठीक है। तो आप सपोज अटेंड किए 80 क्वेश्चन और आपका सही हुआ 60 क्वेश्चन। ठीक है। तो 60 क्वेश्चन सही होने का मतलब आपका 180 मार्क्स आएगा, उसमें आप 20 मार्क्स निगेटिव कर दोगे तो 160 पे पहुंच जाओगे। ठीक है। जबकि अगर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 80 में से अगर आपका 60 सही था तो 180 मार्क्स आता, तो शायद आप वहां क्वालिफाई हो सकते थे। तो 20 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करता है नेगेटिव मार्किंग। तो होता क्या है कि जनरली हम 80 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं उसमें से हमको एक्चुअल में 60 ही आते हैं, लेकिन वो जो 20 क्वेश्चन है वो आधे आते हैं या तो आधा से कम आता है। ठीक है। तो हाफ क्वेश्चन, हाफ पोर्शन उसका आ रहा है आपको और हाफ पोर्शन नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। ठीक है। तो देखिए अगर आप यहां पर कोशिश करें कि 80 क्वेश्चन जो आप अटेंड कर रहे हैं इसको 100% एक्यूरेसी से अगर आप करोगे तो मिनिमम चांस है कि 5% का एरर आ सकता है, मतलब 2-3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, लेकिन आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही होंगे और आप क्वालिफाई के करीब पहुंच जाओगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अवॉइड करना है कि जो आते हुए क्वेश्चन हैं उनको मिस्टेक नहीं करना है भाई। आते हुए क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, समझ रहे हैं, इसको गलत नहीं करना है। तो ये जो 20 है ना, यही सबका डिफरेंस क्रिएट कर देता है किसी भी एग्जाम में। ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप 20 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये अवॉइड करिए। तो ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं क्वेश्चन को बहुत ही सीरियसली पढ़िए। ठीक है। सीरियसली पढ़ने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन वन टाइम पढ़ना है, बहुत ही क्लियर पढ़ना है, किस डायरेक्शन में क्वेश्चन आपको ले जा रहा है उस डायरेक्शन में जाके सोचना है। ये नहीं कि आप अपने मन से सोच रहे हो। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन के डायरेक्शन को पकड़ना है और एग्जैक्ट आंसर अगर आपको पता है तभी आप क्वेश्चन पे टिक करिए। ठीक है। एग्जैक्ट पता है तभी, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट करिए। यही सलाह दूंगा मैं आपको किसी भी निगेटिव मार्किंग अगर एग्जाम है तो यहाँ से आप जरूर इसको जो है ट्रिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको अगर मतलब कोई चीज़ ऐसा है जिसको आप लग रहा है कि हाँ यार मुझे हाफ पार्ट तो इसका पता है लेकिन हाफ पार्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर न्यूमेरिकल है तो उसको तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है। लेकिन अगर फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है तो उसको मत अटेम्प्ट करिए। न्यूमेरिकल में आप आजमा सकते हैं, अपने आप को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पे आप ट्राई मत करिए जिसमें आपको हाफ नॉलेज हो। ठीक है। तो यहां से खुद को अवॉइड करिए और अपने आप में भरोसा रखिए कि आप 100% हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं टाइम मैनेजमेंट की, कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करके और एग्जाम को अच्छा कर सकते हैं। देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे बीएचयू के एग्जाम में मैं बता रहा हूं आपको 120 क्वेश्चन थे और 120 मिनट था। क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो 120 मिनट में केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, मतलब 120 सॉल्व कर देगा? नहीं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द मतलब 1% बच्चे होंगे जो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो 99% नहीं होंगे। तो देखिए आपको करना क्या होता है कि ये 120 में से आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं, सिर्फ 60 से 70 क्वेश्चन आपको सही सही बनाने हैं, बस इतने से ही सिलेक्शन मिल जाता है। ठीक है। ये मैं बता रहा हूं आपको। देखिए 70 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को मतलब, देखिए 50% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है। इजी होते हैं मतलब कि वो आसानी से न्यूमेरिकल पूछा होता है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे, या कोई फार्मूला पूछा होता है या कोई नेम रिएक्शन हो सकता है। ठीक है। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे तो जो सारे लोग कर सकते हैं। ठीक है।
तो मतलब 50 क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे। उसके बाद 30 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो थोड़े कॉन्सेप्ट बेसिस रहते हैं और उनको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपका जो काम है ना, वो पहले 50% को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद इस 30 के लिए ट्राई करना है। अगर आपने ये 50 और 30 इतना कर लिया तो आपका 80% क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि इनफ है। ठीक है, इनफ है। तो अगर आप 30 में से अगर आप 10% या 20% भी कर लेते हो तब भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। तो मेन जो फोकस है, मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके है। पहला क्वेश्चन टफ है, दूसरा टफ है, तीसरा टफ है, चौथा इजी हो सकता है, पांचवा इजी हो सकता है, छठा इजी हो सकता है। तो पहला टफ था, दूसरा टफ, तीसरा टफ, ये फिर उसके बाद 3 इजी। तो आपका जो पूरे पेपर में काम ये होना चाहिए कि आपको यही सारे क्वेश्चन ढूंढने हैं, आपको समुद्र से मोती ढूंढना है, समझ रहे हो? ठीक है, मोती ढूंढना है आपको। आपको इस पे फोकस नहीं करना है, आपको इस पे फोकस करना है। प्रेशराइज इसकी वजह से नहीं होना है, ठीक है? प्रेशराइज इसकी वजह से हो सकते हो कि हाँ भाई आता हुआ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, ठीक? तो इसका मतलब ये है कि आपने सही से कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं किया है। इसकी वजह से परेशान कभी मत होना किसी भी एग्जाम में। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि किसी को नहीं आ रहे हैं, ठीक है? कभी भी ये मत सोचो कि मुझे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है यार मैं ही बेकार हूँ। कभी नहीं, एग्जाम में ये सब कभी नहीं सोचना है, आपको काम करते जाना है बस, ठीक? तो आप यहाँ पर देखो, अगर आप 1 राउंड अगर पूरे क्वेश्चन का लगा देते हो तो आप 60 क्वेश्चन बहुत ही इजीली जो है सॉल्व कर पाओगे। मेरे हिसाब से बहुत ही इजीली कर सकते हो आप, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, तो कोशिश ये करो कि आप 60 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लो। उसके बाद क्या करना है आपको कि कोशिश करना है कि सेकंड राउंड एक बार क्वेश्चन पेपर का लगाना है। कम से कम एटलीस्ट 2 राउंड क्वेश्चन पेपर का जरूर लगाइए। ये मैं आप सबको बोलूंगा कि एटलीस्ट 2 राउंड जरूर लगाना है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इसी 8 4 10 क्वेश्चन में उलझे हुए रहते हैं और लास्ट वाले क्वेश्चन देख ही नहीं पाते हैं। तो उनसे उनका ही नुकसान होता है कि लास्ट में इजी क्वेश्चन रहते हैं, स्टार्टिंग में टफ होते हैं और ये थोड़ा बहुत आते रहेंगे, ये आपको उलझा के रखेंगे, ठीक है? तो इसीलिए मन इसमें लगा रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी रहते हैं और ये छूट जाते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट राउंड में जितने इजी क्वेश्चन हो सकते हैं उतने इजी क्वेश्चन को आप पिक करिए और उनको सॉल्व करिए। सेकेंड राउंड में आप थोड़े से टफ क्वेश्चन लीजिए और थोड़े से जो मतलब आपके कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन है उनको लीजिए, जहां पे आप थोड़े से मतलब माइंड को अप्लाई कर सकते हैं या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, उनको आप सॉल्व करिए और लास्ट तक जरूर जाइए, ठीक है? तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पर इजी क्वेश्चन को फाइंड करने का, उसी से आपका काम हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट का कि जो आपके पास डीयू का एग्जाम है उसके लिए कितने दिन बचे हैं। आज 1 सितंबर है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट आपके पास 10 या 9 डेज कह सकते हो आप, ठीक है? 10 को एग्जाम है तो 9 डे है। अब देखिए 9 दिन में आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको अपना जो डीयू का सिलेबस है उसको सिलेबस को आपको 100% कवर करना है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले सिलेबस को 100% कवर करना है। तो ये आप जरूर करिए, सिलेबस को 100% करिए। उसके बाद देखिए आप अपने जो भी अभी 9 दिन का टाइम है उसमें से 5 डे अपने सिलेबस के लिए दे सकते हो आप, ठीक है? और उसके बाद आप 4 डे जो है अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए, ठीक है? क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए देखिए एटलीस्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए, ठीक है? 5 ईयर और सिलेबस को जरूर कंप्लीट करिए 100% विद इन 5 डेज, ठीक है? और 4 दिन आप क्वेश्चन पेपर को दे सकते हो या आप ये कर सकते हो कि एक दिन में आप दोनों चीजें कर सकते हो। आप 5 घंटे इसके लिए दो और 4 घंटे इसके लिए दो, तो आप मतलब हाफ पार्ट अपने सिलेबस के लिए दे रहे हो, हाफ पार्ट आप क्वेश्चन आंसर के लिए दे रहे हो। तो देखिए यहाँ पे आपको कोई भी न्यू चीज नहीं पढ़नी है, कोई भी नया चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो आप उसको नहीं पढ़ना है और जितने भी पुरानी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ है, ठीक है? ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ है उसको आप पूरी तरीके से रिवाइज करिए, ठीक है?
उसको पूरा रिवाइज करिए, उसमें 100% आपका रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो हम पढ़े हुए होते हैं ना, उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से ही हम उलझ जाते हैं यार, हो नहीं पाता है। तो वो चीज अवॉइड करना है। हाँ, मतलब जो आपको रिवीजन करना है वो हर हमेशा मतलब कंप्लीट होना चाहिए। आप कभी भी ये मत करके जाओ कि यार आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, तो कोई भी छोड़ के मत जाओ। मतलब 1-2 को आप पिक कर लिए और बाकी सोच रहे हैं कि इसको नहीं करेंगे, तो ऐसा मत करो आप, ठीक है? तो मतलब सिर्फ 2 का कॉम्बिनेशन मत लो। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि तीनों कॉम्बिनेशन लेके चलो, तभी अच्छा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे कोई यूनिट पूछ लेगा आपसे, या कोई ऐसा मतलब बेसिक सा फॉर्मूला पूछ लेगा, अगर आप पढ़े रहोगे ना तो वो कर ले जाओगे। और यहाँ पे क्या होगा कि कभी कभी कोई नेम रिएक्शन ही डायरेक्ट पूछ लेगा, जैसे पूछ लिया कि नाइट्रीन किस रिएक्शन के इंटरमीडिएट में बनता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन पेपर आप लगाओगे, तो उसका पैटर्न देखो कि वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। सपोज अगर जैसे मैं बीएचयू की बात करूं, तो बीएचयू में इस बार लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है रिपीटेड थे, जो 2019 से थे, ठीक है? वो एनालिटिकल को छोड़ के बोल रहा हूं मैं। तो इसलिए देखिए वहां पे जैसे मैंने देखा बायोमोलिक्यूल था, तो वहां से जैसे एनोमर से क्वेश्चन था लास्ट टाइम 2019 में, और 2020 में भी वही एनोमर से ही क्वेश्चन था, ठीक है? और फिर स्पेसिफिक रोटेशन डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज से क्वेश्चन था 19 में, और 20 में भी वहीं से था। तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो जो भी प्रोफेसर है या जो भी यूनिवर्सिटी है उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो वो मतलब अभी टाइम उनके पास कम है, तो आप ये मान के चलो कि कोरोना के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप लेके नया पेपर सेट करेगा, मतलब नए पैटर्न पे। तो जो पुराना पेपर का पैटर्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करो, उसके पैटर्न पे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ऑलमोस्ट यही होगा। तो आप देखो कि जैसे यहाँ मैंने बोला कि बायोमोलिक्यूल से जो चीजें पूछी गई थी उसी से रिपीट होंगी। तो जो भी आपका टॉपिक पूछा गया है 2019 में और 2018 में या फिर 17 में या फिर 16 में या 15 में, तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। ये आप मतलब मैं इसको गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। इस मतलब यहाँ से आपको जरूर रिपीटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और एटलीस्ट 20% क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होंगे, जिस टॉपिक में यहाँ पूछा गया वही टॉपिक 2020 में भी पूछा जाएगा, ठीक है? तो आपके 40 से 50% यहाँ से क्वेश्चन कवर होंगे, और जो आप रिवीजन कर रहे हो लगभग वहां से 10-20% कवर हो जाएंगे, तो उससे आपका काम हो जाएगा। बस आपको 4 चीजें फॉलो करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है? और आपके सिलेबस को कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। मैं आपसे यही बोलूंगा कि जब अपना एग्जाम है आपका, तो अभी कुछ दिन तक आप टेलीग्राम, यूट्यूब और इन सब चीजों से अभी दूर रहिए। कोशिश करिए कि जितना हो सकता है आप मतलब खुद को मोटिवेट करिए, और जो भी अपना पॉसिबल सोल्यूशन है, मतलब अभी जो आपका, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है कि आप किस तरीके से उस एग्जाम को ले रहे हो, आप उसको एज ए पॉसिबिलिटी ले रहे हो या एज ए डिप्रेशन ले रहे हो। तो दोनों चीजें हैं आपके साथ, आप किस तरीके से उसको ले रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये आज के लिए आप लोगों के लिए है वीडियो, पूरी तरीके से मैंने मोटिवेशन के लिए बनाया है। अगर आपको किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली फॉलो कर सकते हो, या आप अगर बोलोगे मुझे इस कमेंट सेक्शन में वीडियो के, तो मैं आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन तैयार कर दूंगा, जिस भी ईयर का आप बोलोगे उसका लिए मैं उसको मैं प्रिपेयर कर दूंगा। तो मैं आप सब लोगों का जो है चाहता हूं कि जितने भी बच्चे यहाँ पर उनको लग रहा है कि वो परेशान हैं, मतलब बीएचयू का एग्जाम दे करके उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, या फिर वो उनको अभी भी डर लग रहा है कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा एग्जाम, तो एक चीज आप जान लो कि आपको एमएससी करनी है, ठीक है? तो ये जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या फिर जेएनयू हो, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी जो है, ये इन सब की इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल है। और आप यहाँ कहीं से भी करिए, फाइनली आपको जो जाना है आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो कभी भी माइंड मत करो कि यार मेरा यहाँ एग्जाम नहीं हो रहा, अब आगे के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ूंगा, ये सब चीजें आप मत सोचिए। आप नेगेटिविटी से दूर रहिए, ऑलरेडी पूरा अभी सोसाइटी जो है नेगेटिविटी में है, ठीक है?
तो कोशिश करिए। बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपको डिमोरलाइज भी कर रहे होंगे कि यार इतने मार्क्स पे नहीं होगा, इतने मार्क्स पे नहीं होगा, इतना लाना था, इतना लाना था। तो इन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ये सब सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए है। आपका गोल आपको बिल्कुल पूरी तरीके से दिखाई देना चाहिए कि हाँ भाई अभी मेरा जो एग्जाम है उस पे मेरा फोकस होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मतलब आपको मोटिवेशन नहीं लग रहा है, आप पर्सनली अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।